आप अभी कितना कमा रहे हो? रफली 3 से 4 लाख ईच मंथ, सो 35-40 लाख ईच ईयर पर एनम। 35 से 40 लाख रुपए आप कमा रहे हो। टोटल कितनी प्रॉपर्टीज को मैनेज कर रहे हो अभी एयरबीएनबी पे? 11 प्रॉपर्टीज। ओके, अगर मान लो मैं एक नौकरी करता हूँ, मुझे एयरबीएनबी का बिजनेस ये चालू करना है, ठीक है? तो मुझे पहला तो इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए और एक मोटा मोटा मुझे बिजनेस मॉडल समझाओ कि हाई लेवल पे इसमें पैसा बनता कैसे है। फॉर ऑल द पीपल हु आर लाइक जो 9 to 5 अपना कर रहे हैं, उनको साइड में ये काम करना है, प्रॉपर्टीज वुड मेक मच मोर सेंस। हाउ डू वी मेक श्योर कि हमारी प्रॉपर्टी को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें? इट इज ऑल अबाउट द यू हैव टू एट द एंड ऑफ द डे आपको एक लीप ऑफ फेथ लेनी ही पड़ेगी, एंड होप्स इज ऑलवेज बेटर देन अ व्हाट इफ। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं 27 साल के कार्तिक कपूर से। कार्तिक कपूर ने कैसे अपना अच्छा खासा जॉब छोड़ के एयरबीएनबी का बिजनेस चालू किया और इस बिजनेस के माध्यम से अभी वो 35 से 40 लाख रुपए हर साल के प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। कैसे ये एयरबीएनबी बिजनेस चालू होता है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, इसमें कैसे पूरा प्रॉपर्टीज को मैनेज किया जाता है, कैसे आप भी एक एयरबीएनबी का बिजनेस घर बैठे चालू कर सकते हैं, इस पूरे बिजनेस मॉडल को अच्छे से समझने के लिए आज मैंने कार्तिक कपूर को इन्वाइट किया है। ये 40 मिनट का एपिसोड शायद आपकी लाइफ चेंज कर दे, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में एक थैंक यू लिख दीजिएगा। मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलता है इस तरह के कॉन्वर्सेशंस आपके साथ साझा करने में। चलिए समझते हैं एयरबीएनबी की सारी बारीकियां। एंजॉय दिस एपिसोड। कार्तिक, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। मैं आपसे कार्तिक पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आप कितने साल के हो अभी? मैं भी 27 साल का हूँ। आई टर्न 28 अगस्त में। अच्छा, अभी आप 27 साल के हो जी। और एयरबीएनबी का जो बिजनेस है, इससे आप अभी कितना कमा रहे हो? रफली 3 से 4 लाख ईच मंथ, सो 35-40 लाख ईच ईयर पर एनम। 35 से 40 लाख रुपए आप कमा रहे हो। एग्जैक्टली। और टोटल कितनी प्रॉपर्टीज को मैनेज कर रहे हो अभी एयरबीएनबी पे? 11 प्रॉपर्टीज। ओके, थोड़ा सा मैं इसके बिजनेस मॉडल पे तो आऊँगा अभी कार्तिक, क्योंकि आप 40 लाख कमा रहे हो हर साल के इस बिजनेस में, मतलब ये प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। यस, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। मतलब बहुत लोग बिजनेस चालू करते हैं और बहुत सालों तक लॉस में रहता है, ब्रेक इवन होने में बहुत समय लगता है, लेकिन आपने कितने महीने हुए आपको करे हुए इसको, कितने साल हुए हैं? मैंने जून 2024 में स्टार्ट किया था, सो आई गेस इट इज़ रफली अराउंड 18-19 महीने सिंस आई एम इनटू दिस बिजनेस। तो 18-19 महीने में आपने इतनी कमाई इसमें चालू कर ली है, ठीक है? तो कार्तिक, आप मुझे पहले अपना बैकग्राउंड बताओ कि आपकी एजुकेशन क्या है और आपने ये बिजनेस कब चालू करा? मैंने बेसिकली एमबीए करी हुई है। मैंने अपनी एमबीए पंजाब से करी थी एंड मैंने एमबीए पास आउट करा था 2020 में। उसके बाद आई वर्कड विद मल्टीपल एमएनसीज लाइक अर्बन कंपनी, अमेरिकन एक्सप्रेस एंड बार्कलेज। सो बार्कलेज मेरी बेसिकली लास्ट कंपनी थी व्हेन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन, एंड हार्डली 3-3.5-4 साल का एक्सपीरियंस था। सो स्टार्टिंग से ही मैं रेस्टलेस तो था ही। अब आप देख सकते हैं 3.5-4 साल में मैंने 3 कंपनियां बदल ली। जी। सो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी रेस्टलेस काइंड ऑफ अ पर्सन। सो वाइल आई वाज इन बार्कलेज मेरे दिमाग में था कि कुछ स्टार्ट करना है, अपने से स्टार्ट करना है। आई वॉन्टेड टू गेट आउट ऑफ दैट कॉर्पोरेट माइंडसेट से मेरे को बाहर निकलना था। एक फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी, एक टाइम की फ्रीडम चाहिए थी। सो दैट्स हाउ आई डिसाइडेड टू स्टार्ट समथिंग ऑफ माई ओन। मैंने जून 2024 में स्टार्ट किया था। नोएडा में अपनी पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करी थी एंड कट टू टुडे वी आर एट 11 प्रॉपर्टीज अप एंड रनिंग। राइट। सो आपने बार्कलेज का जॉब क्यों छोड़ा? क्योंकि आपको फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी, या फिर आप कॉर्पोरेट जॉब 3 साल काम करके आपको मज़ा नहीं आया उधर? मैं 3-3.5 साल में इतना परेशान हो गया था कि मैंने सोचा कि मैं अभी मेरे को ये अगले 40 साल और करना है। अच्छा। दैट वन थॉट, उसने मेरे को एक मेरे दिमाग में एक चीज़ फ्लिप करी एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि ठीक है, ये अपने करते रहेंगे बट कुछ अपना स्टार्ट करते हैं। हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो नौकरी तो कर ही रहे हैं, इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। पहली 2 प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ मैं अपनी नौकरी कर रहा था। अच्छा। ठीक है, फिर जब मैंने देखा कि 2 प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं, अब मैं इसको स्केल कर सकता हूँ, एंड देन तीसरी चौथी प्रॉपर्टी पे फिर मेरे को नौकरी छोड़नी पड़ेगी बिकॉज उतना ही फिर आपको टाइम और इन्वेस्टमेंट भी आपको देना पड़ेगा। सो जब मैंने तीसरी और चौथी प्रॉपर्टी स्टार्ट करी, व्हेन आई वाज श्योर कि भाई अब ये चल जाएगा, दैट्स व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब। ओके। ओके। तो जब आप जॉब छोड़े थे, उस वक्त आपने एयरबीएनबी का जो बिजनेस का आइडिया आपके दिमाग में आया, उसी वक्त आया या इससे पहले का कोई बैकग्राउंड था? सो जब मैं अपने कॉलेज के टाइम पे था, वी यूज टू गो ऑन ट्रिप्स। हम काफ़ी ट्रिप्स वगैरह पे जाते थे और हम एयरबीएनबीज वगैरह ही प्राइमरीली बुक करते थे।
अब जब भी हम बुक करते थे, अब यूजुअली क्या होता है, आप टूरिस्टी एरियाज में जाए तो वहाँ पे यूजुअली होस्ट भी साथ में आपके साथ प्रॉपर्टी पे रहता है, आप उनसे मिलते हो, वो आपसे मिलते हैं। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि यार एज अ होस्ट आप नए नए लोगों से मिल भी रहे हो एंड आप उस चीज़ से पैसा भी कमा पा रहे हो। सो दैट साउंडेड लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर मी कि भाई आपको नए नए इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग लोग भी मिलने को मिल रहे हैं एंड देन आप पैसा भी कमा पा रहे हो। सो समवन आउट हेयर इज मेकिंग सीरियस मनी फ्रॉम दिस बिजनेस मॉडल एंड वो प्रॉपर्टी ओन भी नहीं कर रहे थे 70-80% ऑफ द टाइम्स। सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार मतलब यू डोंट नेसेसरीली नीड टू, आपके पास प्रॉपर्टी होने की जरूरत नहीं है। अनलाइक अदर बिजनेस आपको करोड़ों का इन्वेस्टमेंट या कैपेक्स नहीं चाहिए इस बिजनेस में घुसने के लिए। एंड दिस इज वन ऑफ दोज बिजनेस जहाँ पे आप मतलब आप अपनी कंपनी को बहुत ही कैपेक्स लाइट रखते हुए भी कम से कम इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ भी इस बिजनेस में घुस सकते हो। जी जी। एंड सो वो मेरे एक माइंडसेट में था कि भाई लोगों से मिलना, पैसा कमाना, सो दैट साउंडेड लाइक अ विन विन सिचुएशन। फिर जब मैं सीरियस हुआ, जब मैं बार्कलेज में आया, तो ये 4-5 साल पहले का था, बट ऑब्वियसली उस टाइम पे मैंने इतना रिसर्च वगैरह नहीं किया था बिकॉज एक पासिंग थॉट था। फिर जब मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा सीरियस हुआ, फिर आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट दिस टॉपिक एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग कि मेट्रो सिटीज़ का क्या मार्केट है, टूरिस्ट एरियाज का क्या मार्केट है, एनालाइज ऑल दोज थिंग्स एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। फिर स्टेप 1 से स्टेप 2, स्टेप 2 से स्टेप 1 एंड फिर थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इनटू प्लेस। तो कार्तिक, ये बड़ा अच्छा आपने मुझे बताया कि आपने ऐसे चालू किया। अब मैं अगर मान लो मैं एक नौकरी करता हूँ, वैसे मैं नौकरी करता नहीं हूँ, बट लेट्स से मैं नौकरी करता हूँ, एज्यूम करते हैं मैं 25-26 साल के आपके जैसा ही हूँ, ठीक है। मुझे एयरबीएनबी का बिजनेस ये चालू करना है, ठीक है। तो मुझे पहला तो इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, और एक मोटा मोटा मुझे बिजनेस मॉडल समझाओ कि हाई लेवल पे इसमें पैसा बनता कैसे है। ठीक है, सो सबसे पहले दोनों क्वेश्चंस को आपको आंसर करने के लिए पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाला आपका आंसर करता हूँ। एक रफ फॉर्मूला बनाता हूँ, उसी फॉर्मूले पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब थोड़ा बहुत आपका 19-20 का डिफरेंस आएगा, बट वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली ऐसे शहर में एक प्रॉपर्टी का मान लो रेंट है 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, ठीक है। अब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करोगे? इन अ सिटी लाइक दिल्ली आपको यूजुअली 3 महीने की डिपॉजिट देनी पड़ती है, जिसको मैं ब्रेक डाउन करूँ तो 1 महीने का एडवांस, 2 महीने की सिक्योरिटी एंड देन इसके ऊपर से आपको 1 महीने की ब्रोकरेज देनी पड़ती है। सो 50,000 के हिसाब से अगर आप ये कैलकुलेट करोगे, ऑलमोस्ट एट 2 लाख रुपीज़, 2 लाख के आप यहाँ आए हो गए। सिंस मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं फुली फर्निश्ड प्रॉपर्टी इसी लूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम से कम रखना चाहता हूँ। बिकॉज मोटा मोटा आप ये समझो, हमारे पास प्रॉपर्टीज़ के लिए 11 महीनों का रनवे होता है पैसा कमाने के लिए, उतनी ही हमारी लीज होती है। जितना कम हम अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट रखेंगे, उतनी ही जल्दी हम ब्रेक इवन करेंगे। जितनी जल्दी हम ब्रेक इवन करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे 11 महीनों के एंड में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फुली फर्निश्ड प्रॉपर्टी से स्टार्ट करूँ, सो दैट आई कीप माई इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज लो एज पॉसिबल। सो अब 2 लाख रुपए मैंने उसमें फुली फर्निश्ड प्रॉपर्टी में लगा दिए, ऊपर से 30-40-50 हज़ार रुपए मेरे को और लगते हैं कि अब सिंस इट्स फुली फर्निश्ड, फर्निचर में पैसा नहीं जाएगा, बट बेसिक डेकोर के आइटम्स टू एलिवेट द एस्थेटिक्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड देन एमिनिटीज वगैरह जो वैल्यू एडेड स्टफ हम देते हैं, वो मोटा मोटा आप 30-40-50 हज़ार रुपये और पकड़ लो तो 2.5 लाख रुपए आपका एक छोटी प्रॉपर्टी में लगता है इन एनी मेट्रो सिटी, टू गिव यू अ रफ आइडिया। देन इसका बेसिक बिजनेस मॉडल क्या होता है? जैसे आपने प्रॉपर्टी ओनर से 11 महीनों के लिए रेंट पे ले ली, अब आप उसका हर महीने का 40 से 50 हज़ार रुपये का रेंट दे रहे हो। देन आप इसको फिर एक एक 2-2 दिन के हिसाब से आगे आप एक एयरबीएनबी पे चढ़ा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको 4,000 रुपये मिलते हैं एक दिन के, एज अ होस्ट आप कमा पा रहे हो उस प्रॉपर्टी से। अब आपकी वही प्रॉपर्टी मान लो 20 या 25 दिन के लिए बुक हो गई एक महीने में, 20 दिन के हिसाब से आपने 80,000 रुपये बना लिए। 80,000 का मतलब क्या हुआ? 40,000 मेरा रेंट था, 40,000 के ऊपर से अब आप ओवरहेड एक्सपेंसेस कैलकुलेट करोगे तो मोटा मोटा 10-12 हज़ार रुपये आप रफली मान के चलो जो ओवरहेड एक्सपेंसेस में जाएंगे। तो 50-51-52 हज़ार रुपये में मेरे सारे एक्सपेंसेस खत्म हो गए, और जो मेरा 30,000 रुपये ऊपर का बचा, दैट इज़ माई प्योर प्रॉफिट। सो महीने में जितना रेंट के ऊपर से मैं पैसा कमा पाता हूँ, वो मोटा मोटा मेरा प्रॉफिट बनता है। एंड देन यू डू इट एवरी मंथ 11 महीनों तक। सो दिस इज द बेसिक मोटा मोटा जिस्ट अबाउट दिस बिजनेस। ओके, इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें टच करी हैं। यस, और मैं चाहूँगा व्यूअर्स के लिए कि हम एक एक चीज़ को ना ब्रेक डाउन करें, क्योंकि आपके लिए तो ये बिजनेस है, बहुत सारे लोग जो पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए हम एक एक चीज़ को इसमें बारीकी से स्टेप डाउन करेंगे, ठीक है। श्योर। तो लेट्स से मुझे पहली एक प्रॉपर्टी एक किसी ओनर से मैं रेंट पे लूंगा, और इस प्रॉपर्टी को रेंट पे लेके मैं एयरबीएनबी पे डेली बेसिस में मैं इसको रेंट पे चढ़ा दूंगा, एक तरह से रेंट ही हो गया है, ठीक है। Yes. और मैं इस बीच में आर्बिट्राज के थ्रू पैसे कमा लूंगा, प्रॉफिट Yes. कमा लूंगा। तो ठीक है, पहला इसमें स्टेप क्या होगा? मेरे को मान लो एक प्रॉपर्टी से चालू करना है, तो पहली चीज मुझे क्या करनी है? सबसे पहली चीज
सबसे पहले अगर आप एक एवरेज जो हैं और आपको एयरबीएनबी में जाना है, सबसे पहली चीज़ होती है टू गेट इनटू दिस बिजनेस, आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है। आपको प्रॉपर्टी ढूंढनी चाहिए। स्टेप 1, 2 और 3 होता है इस बिजनेस में घुसने के लिए, प्रॉपर्टी है कि नहीं है। प्रॉपर्टी नहीं तो आप एयरबीएनबी बिजनेस में नहीं घुस सकते हो। या तो आपकी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए या किसी और की प्रॉपर्टी आप रेंटल पे लोगे। सो दैट इज स्टेप 1, 2 एंड 3 ऑफ गेटिंग इनटू दिस बिजनेस, प्रॉपर्टी ढूंढना। अब हाउ डू यू फाइंड प्रॉपर्टीज? बहुत सारे लोग इस स्टेप 1, 2 और 3 को, जो ऑलरेडी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इनफ होता है, अब लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि इतना इजी बिजनेस है तो लोग इस बिजनेस में घुसते नहीं है। क्यों नहीं घुसते हैं? बिकॉज इस बिजनेस में घुसने के लिए स्टेप 1, 2 और 3 होते हैं, वो बहुत ही ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, प्रॉपर्टी ढूंढना। अब लोग इस ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड स्टेप को और ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं बाय ट्राइंग टू डू इट बाय देमसेल्व्स। द वे आई फाउंड माई प्रॉपर्टीज आर बाय आउटसोर्सिंग। मैंने जो स्टेप 1, 2 और 3 जो बहुत ही मुश्किल स्टेप्स है और इनिशियल स्टेप है, मैंने उसको आउटसोर्स कर दिया है एक एक्सपर्ट के पास। मैं सिंपल जाता हूँ ब्रोकर्स के पास। मैं सबसे पहले देखूंगा मेरे शहर में या मेरे आसपास। सो एयरबीएनबी का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको समझाऊं। दे आर नेवर स्कैटर्ड अराउंड द सिटी, दे आर ऑलवेज बंच्ड अप और एक्यूमुलेटेड इन माइक्रो पॉकेट्स थ्रू आउट एनी सिटी, एंड दैट्स द बेसिक पैटर्न इन एवरी मेट्रो सिटी और टियर 1 सिटी दैट आप कोई भी उठा के देख लो, माइक्रो पॉकेट्स में होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं देखूंगा मेरे शहर में कौन कौन से माइक्रो पॉकेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं रहता हूँ साउथ दिल्ली में रहता हूँ, मेरे घर के सबसे आसपास एक साउथ दिल्ली का ही माइक्रो पॉकेट है और वो मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट है और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे एयरबीएनबीज चल रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले एक माइक्रो पॉकेट पिक किया। उस माइक्रो पॉकेट की टॉप 3 या 4 प्रॉपर्टीज देखूंगा जो टॉप परफॉर्मिंग प्रॉपर्टीज होंगी। उन प्रॉपर्टीज का स्क्रीनशॉट लूंगा, उनकी फोटोज का और उनकी लोकेशन का, एयरबीएनबी से, एयरबीएनबी के थ्रू ही। ओके। अब ये मेरा एयरबीएनबी का काम खत्म है। अब मैं जाता हूँ वेबसाइट्स लाइक 99 acres, जस्ट डायल, मैजिक ब्रिक्स, नो ब्रोकर, हाउसिंग.com, एंड देन मैं स्पेसिफिकली आई स्टार्ट रीचिंग आउट टू ब्रोकर जो कि साउथ दिल्ली के उसी एरिया से ही ऑपरेट करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं साउथ दिल्ली में प्रॉपर्टी देख रहा हूँ और मैं नॉर्थ दिल्ली के ब्रोकर से जाके बात करूँ। मैं उसी एरिया के स्पेसिफिक ब्रोकर्स को रीच आउट करूंगा, 10, 15, 20 ब्रोकर्स को रीच आउट करूंगा और सबको सेम मैसेज भेजता हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले 2 मैसेज वो 2 स्क्रीनशॉट्स होते हैं जो मैंने ले रखे होते हैं, और तीसरा मैसेज सबको सेम होता है समवेयर अलोंग द लाइंस कि भाई देखो आपके इस एरिया में यहाँ पे ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी चल रही है एयरबीएनबी के लिए, मेरे को खुद को एयरबीएनबी पे प्रॉपर्टी चलानी है, क्या आप मेरे को दिला सकते हो एयरबीएनबी रीजंस के लिए? सिमिलर प्रॉपर्टी आप ढूंढ रहे हो। सिमिलर, एग्जैक्टली। अब जैसे मैंने एक मैसेज पे उनको 3 बार एयरबीएनबी मेंशन कर दिया ना, जो ब्रोकर एयरबीएनबी पे नहीं डील करता होगा वो पहली मैसेज पे मेरे को मना कर देगा, नहीं भाई हम नहीं करते। ऑलमोस्ट 10 ब्रोकर्स को आप रीच आउट करोगे तो 5 मना कर देंगे, 5 करेंगे हाँ। वो अब फिर 5 ब्रोकर में से हर ब्रोकर मेरे को 2-2 ऑप्शन भी दे देगा ना प्रॉपर्टी के, फिर मेरे पास हो जाएंगी 10 प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करने के लिए। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ आई स्टार्ट माई रिसर्च। फिर एक बार आपके पास वो 10 प्रॉपर्टीज हुई, रफ रेंट पूछो, रफ रेंट पूछने के बाद फिर आप एयरबीएनबी पे जाओ कि सिमिलर प्रॉपर्टीज। अब मान लो एक ब्रोकर ने आपको प्रॉपर्टी ए भेजी, उसका वीडियो भेजा, उसका रफ रेंट कोट किया 40,000 रुपीज और उसने बताया कि ये सोसाइटी है XYZ इन गुड़गांव। देन यू विल गो ऑन एयरबीएनबी, बैक ऑन एयरबीएनबी, आप उसी सेम सोसाइटी में देखोगे कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उस सोसाइटी में ही वो एवरेज डेली रेट उनका क्या है, वो एज अ होस्ट एक दिन में कितने पैसे कमा पा रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि भाई वहाँ पे एक होस्ट 4,000 रुपये एक दिन के कमा पा रहा है, आपने उनका कैलेंडर देखा, हम आपने देखा मार्च अभी हमने एंटर भी नहीं किया बट उस बंदे की मार्च के ऑलरेडी 12-13 दिन बुकड है। आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि ये बंदा ऑलरेडी एडवांस में भी 13-14 दिनों की बुकिंग में चल रहा है। जब तक हम मार्च एंटर करेंगे तब तक तो हो सकता है उसका 20-25 दिन भर जाए मार्च। अब आपने एक रफ आइडिया ले लिया कि भाई इस बंदे के पास ऑक्यूपेंसी भी है यहाँ पे और रेट्स भी अच्छे हैं। आपको रफ आइडिया मिल गया कि हाँ ये प्रॉपर्टी अच्छी है, यहाँ से मैं पैसा कमा सकता हूँ। ऐसी 3-4 प्रॉपर्टीज आपको जितनी भी ब्रोकर्स ने भेजी आप उनको इवैल्यूएट करो, गो विजिट दोस प्रॉपर्टीज, जो भी आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगे उसको आप शॉर्टलिस्ट करो, एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट। ओके, तो मतलब पहले स्टेप में जो ग्राउंड वर्क है उसमें प्रॉपर्टी सिलेक्शन है। तो आप Exactly. खुद से प्रॉपर्टीज ढूंढने की बजाय पहले ब्रोकर्स को रीच आउट कर लो और वहां से जो प्रॉपर्टीज आएंगी उनको इवैल्यूएट कर लो कि भाई एयरबीएनबी में सिमिलर प्रॉपर्टीज का क्या रेंटल जा रहा है Exactly. और यहाँ ओनर कितना रेंट मांग रहा है, तो मेरा कितना इसमें प्रॉफिट बन सकता है। एग्जैक्टली, बिकॉज इंडिया के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशंस है नहीं जो हमको ये डेटा प्रोवाइड कर पाए। जैसे बहुत सारे लोग एयर डीएनए वगैरह देखते हैं, देयर आर मल्टीपल वेबसाइट्स, बट ऑब्वियसली इंडिया के अंदर उनके पास इतना सैंपल साइज ही नहीं है। अब दिल्ली में फॉर एग्जाम्पल 1000 प्रॉपर्टीज चल रही हैं तो एयरबीएनबी हमको डेटा दिखाता है केवल 50 प्रॉपर्टीज के हिसाब से, विच ऑब्वियसली वुड नॉट बी एक्यूरेट इनफ। ठीक है, समझा मैं। सो रिसर्च आपको खुद से ही करनी पड़ती है, कोई देयर इज नो बेटर एप्लीकेशन देन एयरबीएनबी इटसेल्फ। एक्चुअली यहाँ पे तो आपने रिवर्स इंजीनियरिंग कर लिया एक तरह से, सॉर्ट ऑफ, कि यस। मतलब आप लोकेशंस ढूंढो, उससे बढ़िया आपने ये देख लिया कि एयरबीएनबी में
कौन से पॉकेट्स में अच्छे रेंटल पे प्रॉपर्टीज जा रही हैं आपके शहर में, यस क्योंकि आपको ही मैनेज करनी है वो प्रॉपर्टीज, तो आपके शहर में हो तो बेटर है। एग्जैक्टली ठीक है, तो अब मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी कोई सेलेक्ट कर ली, आपको अच्छी लगी प्रॉपर्टीज, यस अब आप ओनर से डील करोगे यस ब्रोकर के थ्रू। यप ओनर को क्या बोलोगे कि मैं एयरबीएनबी पे दे रहा हूँ ये प्रॉपर्टी? यस सो जब मैं ब्रोकर को रीच आउट करता हूँ मैं ब्रोकर को ऑलरेडी पहले ही बोल देता हूँ कि मेरे को एयरबीएनबी चलानी है। अब द एंटायर हार्डवर्क है, जो पूरा हार्डवर्क होता है ना कि भाई, अब लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि भाई तुम ओनर को कैसे कन्विंस करते हो, तुम प्रॉपर्टी कैसे ढूंढते हो, तुम सोसाइटी कैसे ढूंढते हो। आई डोंट, मैं ब्रोकर को बोलता हूँ। अब ब्रोकर के पास अपने 50 अलग अलग ओनर है और ब्रोकर इज द बेस्ट पर्सन टू मेक द कॉल कि वो किस ओनर से पूछे और कौन सा ओनर एयरबीएनबी के लिए मान सकता है। वो जैसे ही मैं ये ब्रोकर को बताता हूँ ना कि मेरे को एयरबीएनबी के लिए प्रॉपर्टी चाहिए, वो पूरा हार्ड वर्क है ना मैंने आउटसोर्स कर दिया ब्रोकर पे। अब मेरे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज आएंगी उनके ओनर भी मने मनाए होंगे, वो सोसाइटी भी एयरबीएनबी फ्रेंडली होंगी, बिकॉज ब्रोकर इन सारी चीज़ों पे बात कर चुका होगा। ठीक है, सो मैं जब डायरेक्ट ओनर के साथ बैठता हूँ, दैट इज राइट बिफोर आई साइन द रेंटल एग्रीमेंट टू मेक श्योर कि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है और कम्युनिकेटेड, मतलब प्रॉपरली कम्युनिकेटेड है ओनर के साथ। ठीक है। सो तो वो जो एग्रीमेंट बनता है या उसमें ये लीगल है बिजनेस भारत में? एग्जैक्टली सो स्टैंडर्ड रेंटल एग्रीमेंट हमारा पूरा 99 जो हमारा 90% हमारा एग्रीमेंट होता है वो स्टैंडर्ड रेंटल एग्रीमेंट होता है। नाउ टू मेक श्योर दैट वी आर सेफ ऑन आवर साइड एज अ होस्ट, हम एक चीज़ बस एक एक्स्ट्रा क्लॉज उसी रेंटल एग्रीमेंट में ऐड कराते हैं, वो होती है ओनर की एनओसी। वो आपके पास होना ज़रूरी है टू मेक दिस इंटायर ऑपरेशन लीगल फॉर योर सेल्फ। आपको ओनर की एनओसी मिल गई कि हाँ मैंने अपनी प्रॉपर्टी इस XYZ बंदे को 11 महीनों के लिए लॉन्ग टर्म लीज पे दे दी है, अभी इसको फर्दर सबलीज करे शॉर्ट टर्म रेंटल आर्बिट्राज मॉडल पे, तो आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दैट। वो तो एक एक्स्ट्रा नो- ओनर की एनओसी। तो आप एक एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एक तरह से क्लॉज डाल दिया आपने एग्रीमेंट में और आपने सेव कर लिया। एग्जैक्टली ठीक है, प्रॉपर्टी जैसे आपको मिल गई रेंट पे, यस अब उस पे आप पहली चीज क्या करोगे? टू मेक इट एयरबीएनबी रेडी, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमको अपनी साइड से एक्स्ट्रा डालनी होती है, जैसे कि फॉर डेकोर आइटम। एग्जांपल सो ऑब्वियसली डेकोर आइटम्स लाइक डेकोर साइड टेबल लैम्प्स वगैरह होते हैं, डेकोर आइटम्स लाइक कारपेट्स, रग्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स, वॉल क्लॉक, वॉल पेंटिंग्स, बेसिकली टू एलिवेट द aesthetics and the physical appearance of your property. And then amenities like value added stuff like good quality linens, duet covers, good quality pillows, डेंटल किट्स, किचन एम्यूनिटीज, बाथरूम एम्यूनिटीज। बेसिकली एक एयरबीएनबी में इंसान क्यों जाता है? क्योंकि उसको लेगेसी होटल्स से एक्स्ट्रा एम्यूनिटीज मिलती हैं एंड एक्स्ट्रा फ्रीडम मिलती है। तो वो एम्यूनिटीज जो एक्स्ट्रा होती हैं वो सारी एम्यूनिटीज डालने के लिए वो डेकोर और एम्यूनिटीज वाला सामान हमको डालना होता है। एंड देन वंस वी हैव दोज फाइनल टचेस वी आर गुड टू गो। तो यही जो आपने मुझे आई थिंक 50,000 का आपने ये एक प्रोविजन लेके चले थे आप Yes. शुरू में, वही है सारा ये डेकोर वगैरह? ये सो मैंने जो 2.5 लाख रुपए अपना इनिशियली आपको अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट बताया था, उसमें डेकोर एंड एम्यूनिटीज एडेड था। इफ यू रिमेंबर द ब्रेकडाउन, हमने 50,000 के हिसाब से 3 महीने का डिपॉजिट लिया था, 1 महीने की ब्रोकरेज ली थी, ये हो गए 2 लाख रुपए। जो ऊपर के 50,000 मैंने इंक्लूड करे थे वो डेकोर और Decor और ये एम्यूनिटीज के सारे ही items। इंक्लूड करे थे। 2.5 लाख इंक्लूड्स एवरीथिंग। तो ये वन टाइम खर्चा है 50,000 का, मान के चलो मोटा Yes. मोटा, और 11 महीने के लिए सफिशिएंट है ये खर्चा। एग्जैक्टली उसके बाद वो चाहे जो भी आपने आइटम्स खरीदे हैं वो यूजफुल हो चाहे नहीं हो, वो फिर मैंने आपको जो रनिंग एक्सपेंस बताया था 50 के ऊपर से 10,000 लगता है, उस 10,000 का मैंने आपको ब्रेकडाउन मैं आपको देता हूँ। तो उसमें से 5,000 लेके जाता है मेरा केयर टेकर, बाकी के 5,000, 6,000, 7,000 मेरे रफली जाते हैं एम्यूनिटीज वगैरह रीस्टॉक करने में, वाईफाई एंड देन इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। तो जो भी एम्यूनिटीज मैंने डाली हैं, अब कोई मैंने किचन एम्यूनिटीज डाली हैं वो रीस्टॉक कर दी हैं, तो वो फिर मंथली मेरा खर्चा होता है। बट मोटा मोटा जो मेरा 50,000 रुपए वाला खर्चा होता है वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और ये सारा डेकोर आप खुद जाके बाई करते हैं, ऑनलाइन बाई करते हैं? खुद जाके ऑनलाइन व्हाटएवर वर्क्स फॉर मी, इफ आई हैव इनफ टाइम मैं चला जाता हूँ। आई ट्राई टू कीप इट एज, मतलब जितना मैं कम से कम इन्वेस्टमेंट इस चीज़ में रख पाऊँ, लुक फॉर एस्थेटिक बट स्टिल एज चीप ऑफ फर्नीचर एज पॉसिबल फॉर मी। ठीक है, बिकॉज वो अब हर हफ्ते कोई ना कुछ सामान आपका टूटता ही रहता है, तो अगर कुछ सामान टूटे तो आपको गम ना हो, ठीक है, ऐसा सामान ठीक बेसिकली है, डालो। समझा। ओके, तो यहाँ तक हुआ कि प्रॉपर्टी आ गई, ओनर से एग्रीमेंट हो गया, और अब आप क्या करोगे? एयरबीएनबी पे कैसे लेके जाते हो इसको, प्रॉपर्टी को? उसकी फोटोज वगैरह क्लिक करूंगा एंड देन आप एयरबीएनबी एप्लीकेशन खोलो, एज अ गेस्ट ही आप खोलोगे, तो उसमें आप सेटिंग्स पे जाओगे तो ऑप्शन आता है बिकम अ होस्ट। एज सुन एज यू क्लिक ऑन इट, फिर तो वो पूरा प्रोसेस चालू हो जाता है। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस होता है। अपनी फोटोज डालिए, टाइटल डालिए, डिस्क्रिप्शन डालिए, तो एम्यूनिटीज वगैरह डालिए। वेरी स्टेप बाय स्टेप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रोसेस की इवन अ 7-year-old किड भी वो कर लेगा।
वो आप अपना लिस्टिंग करिए एंड देन यू गो लाइव ऑन एयरबीएनबी, फिर आपको बुकिंग्स आना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे आप एयरबीएनबी पे लाइव हो गई प्रॉपर्टी, यस, अब उसमें आप ये कैसे मेक श्योर करते हो कि आपकी प्रॉपर्टी जब कोई सर्च कर रहा है तो रैंक करे? उसमें रैंकिंग का लॉजिक होता होगा शायद। एग्जैक्टली, रैंकिंग का ही लॉजिक होता है एयरबीएनबी पे, बिकॉज सी एट द एंड ऑफ द डे एयरबीएनबी इज द नंबर्स गेम। हमारी प्रॉपर्टी को 100 लोग देखेंगे तो एक बंदा बुक कराएगा, 1000 लोग देखेंगे तो 10 बंदे बुक कराएंगे, 10,000 लोग देखेंगे तो 100 बंदे बुक कराएंगे ही कराएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो हाउ डू वी मेक श्योर कि हमारी प्रॉपर्टी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें? वी मेक श्योर दैट बाय मेकिंग श्योर कि हमारी प्रॉपर्टी ऊपर से ऊपर रैंक करे सर्च पेज पे। अब ऊपर से ऊपर कैसे रैंक करवा सकते हैं हम? अनलाइक फेसबुक, मेटा और अदर मार्केट प्लेसेस, यहाँ पे बूस्ट का और एड्स का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। अच्छा, एड्स नहीं चलते इसमें? नहीं, Okay. it is all about the algorithm and the factors that affects the algorithm, and there are multiple factors that affects the algorithm. Obviously, like सबसे पहला तो आपका ratings and reviews हो गए, फिर आपकी online occupancy maintain करके चलना, फिर response rate आपका जल्दी से जल्दी होना चाहिए, cancellation rate आपका ideally less than 1% होना चाहिए. So all these factors affects your algorithm, and then algorithm is designed in a way कि सब properties के लिए फेयर रखने के लिए, एक फेयर चांस रखने के लिए। अब ऑब्वियसली अब एयरबीएनबी के एल्गोरिथम को भी पता है कि आपने अपनी अपनी नई नई लिस्टिंग अभी लॉन्च करी है, यू वुड नॉट हैव अ लॉट ऑफ रेटिंग्स एंड रिव्यूज, नॉट अ लॉट तो छोड़ो, एक भी नहीं होगा स्टार्टिंग में। हाउ विल यू कम्पीट विद जो वेल एस्टैब्लिश प्रॉपर्टीज है? सो टू मेक इट फेयर फॉर एवरीवन, इट इज डिजाइंड इन अ वे दैट एवरी न्यू लिस्टिंग गेट्स इनिशियल बूस्ट फॉर 45 to 60 days। जैसे आप अपना एयरबीएनबी पे अभी एप्लीकेशन भी खोलोगे, पहला पेज किसी भी शहर में जाके देखो, फॉर एग्जांपल दिल्ली खोलो, तो 5 से 6 प्रॉपर्टीज तो आपको वो आएंगी जो इस पे अच्छे खासे रेटिंग्स और रिव्यूज होंगे, लेकिन 3 से 4 प्रॉपर्टीज हमेशा वो आएंगी जो एकदम ब्रांड न्यू लिस्टेड होंगी। वो पहले पेज पे क्यों आती हैं? बिकॉज उनको एल्गोरिथम ने अभी बूस्ट दे रखा है, बिकॉज दे अभी उन्होंने इनिशियल बूस्ट वाले फेज में है। सो फॉर एवरी न्यूली लिस्टेड प्रॉपर्टी आप 45 to 60 days तक ऊपर रहते ही रहते हो, देन इट इज ऑन यू इफ यू आर एबल टू कैपिटलाइज दैट। वो जो पहला 45 से 60 दिनों का बूस्ट होता है, अगर आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया। अब यूजुअली गलती क्या करते हैं लोग, जैसे ही उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करी, वो अच्छे रिस्पॉन्स को देख के हो जाते हैं कॉकी कि हमने तो भाई कुछ क्रेजी कर दिया, हमने तो कुछ किल कर दिया, हमने कर दिया एयरबीएनबी का कोड क्रैक, एंड देन दे स्टार्ट लॉन्चिंग इनटू मल्टीपल प्रॉपर्टीज। एंड जैसे ही फिर उनका मल्टीपल प्रॉपर्टीज लॉन्च कर दी, उनका इनिशियल बूस्ट खत्म हुआ, सबकी ऑक्यूपेंसी फिर उनकी जो हर प्रॉपर्टी की ऑक्यूपेंसी 28 दिनों से गिर के आ जाती है 15-16 दिनों तक की। वो काम नहीं करना है हमको, हैपहैज़र्डली लाइक अ हेडलेस चिकन स्केल नहीं करना है। वी नीड टू मेक श्योर कि जो पहले 45 से 60 दिन का हमको इनिशियल बूस्ट मिल रहा है, उसको हम कैपिटलाइज करें। वी मेक श्योर कि हम अपनी प्रोफाइल इतनी स्ट्रॉन्ग बना लें कि बाय द टाइम इनिशियल बूस्ट वेयर्स ऑफ, हमारी प्रोफाइल इतनी ऑटो पायलट मोड पे चली जाए कि फिर हम ऊपर ही रैंक करें। दैट्स व्हेन यू स्केल इनटू दिस बिजनेस। तो मतलब पहली प्रॉपर्टी जब आप लॉन्च करो तो उसके 45 से 60 दिन तक दूसरी प्रॉपर्टी लॉन्च आइडियली नहीं करनी चाहिए। ओके, ठीक है, समझा मैं। तो जब आपने अपनी प्रॉपर्टी पहली डाली थी तो उसमें आपको रिस्पॉन्सेज आए थे? यस। कितनी बुकिंग आई थी आपको पहले मंथ में? बिकॉज आई क्लियरली रिमेंबर, यू ऑलवेज रिमेंबर योर फर्स्ट, राइट? आपको अपने पहले हमेशा याद रहते हैं। सो मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी आई लॉन्च्ड ऑन 5th June 2024। पहला 5 जून मेरा खाली गया था। 6 जून को 7 जून को मेरे को बुकिंग आई थी 2 अलग अलग दिनों की, सिंगल डेज की। देन 8 से लेके ऑलमोस्ट 21 तक या 22 तक मेरे को सीधा एक बुकिंग आई थी 13-14 दिनों की। अच्छा। सो अब बिकॉज इवन आई गॉट लकी, मैंने जून में स्टार्ट किया था, छोटी प्रॉपर्टी थी। जुलाई में आपके सेमेस्टर वगैरह स्टार्ट हो रहे होते हैं। सो पूरी एक फैमिली आई थी जो अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए आई थी, तो वो पूरा उन्होंने 13-14 दिनों के लिए एक प्रॉपर्टी बुक कराई थी। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि भाई बिजनेस में पोटेंशियल है। एंड फिर मैंने लाइक पहले महीने के एंड तक जितना भी प्रॉफिट कमाया था उसको फिर मैंने आई री इन्वेस्टेड इनटू द सेकंड प्रॉपर्टी, एंड दैट्स हाउ आई हैव स्केल्ड। सो पहली प्रॉपर्टी आपकी मतलब कितनी बड़ी प्रॉपर्टी थी वो? स्टूडियो अपार्टमेंट। कहाँ था वो? नोएडा में, जहाँ आप रहते हैं वहीं? एग्जैक्टली। ओके। और उसमें कितना प्रॉफिट हुआ था आपको? फर्स्ट मंथ इट वॉज 33-34,000 रफली, एंड देन सेकेंड मंथ फिर आपके एक बार रेटिंग्स और रिव्यूज बढ़ जाते हैं, फिर आप अपना वो थोड़ा थोड़ा आपका 10-20% आप अपना प्रॉफिट बढ़ाते चले जाते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली आप एवरेज डेली रेट स्टार्टिंग में आपको अंडर कटिंग करनी पड़ती है रिव्यूज और रेटिंग्स इकट्ठे करने के लिए। एक बार वंस यू हैव इनफ रेटिंग्स एंड रिव्यूज, फिर आप थोड़ा प्रीमियम चार्ज करना स्टार्ट कर सकते हो। देन यू कैन ऑब्वियसली स्टार्ट, आप जैसे अगर आप पहले महीने आपका 33-34,000 प्रॉफिट था, फिर दूसरे तीसरे महीने यहीं आप 37-38-40,000 41-42,000 तक पहुंच सकते हो। ओके। वही फिर रहा था पूरे 11 महीने तक। ओके। सो एयरबीएनबी आपको पे कब करता है और वो कितना मार्जिन ले लेता है इसमें से? हर बुकिंग में से एयरबीएनबी बहुत सारा ले लेता है भाई, सबसे पहले तो मैं बताऊं, बट हर बुकिंग में से 8% पे आउट लेता है ऑन एवरी पे आउट। एंड जैसे ही चेक इन आपने किया,
चेक इन करने के 24 घंटे बाद मेरे को मेरा पे आउट होस्ट को रिलीज कर देता है एयरबीएनबी। जैसे आप गेस्ट हो, आपने मेरी प्रॉपर्टी बुक कराई, आपने आज चेक इन किया, अब आपकी अगले 7 दिनों की बुकिंग है। आपने आज चेक इन किया, कल मेरे को आपकी पूरी 7 दिनों की बुकिंग का पैसा आ जाएगा। 24 घंटे आपके चेक इन करते ही 24 घंटे बाद मेरे पे पैसा आ जाएगा। ओके ओके। और 8% आपको फैक्टर इन करना है, फिर आपकी जो प्राइसिंग होगी, जिस प्राइस पे आप लिस्ट करोगे उस पे आप 8% फैक्टर इन कर लोगे, यस, उस हिसाब से आप अपने मार्जिन तय करोगे। एग्जैक्टली। ठीक है। तो स्टूडियो अपार्टमेंट ही क्यों चूज करा आपने? A lot of factors. See, स्टूडियो अपार्टमेंट्स का सबसे व्हेन आई स्टार्टेड मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रहा था, ठीक है। अब छोटी प्रॉपर्टीज का एडवांटेज क्या होता है बड़ी प्रॉपर्टीज में? पहले तो देयर आर मल्टीपल एडवांटेजेस। तो सबसे पहला और बेसिक फायदा होता है ना छोटी प्रॉपर्टीज का, सबसे पहले तो बड़ी प्रॉपर्टीज नो डाउट प्रॉफिटेबल हैं। प्रॉफिटेबल नहीं होती तो कोई चला नहीं रहा होता फार्म हाउसेज और बड़ी प्रॉपर्टीज को। बट केवल प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं होती है। Bigger properties comes with a lot of unpredictable complications that difficult to maintain, difficult to operate. 2 bookings के बीच में टर्न अराउंड टाइम बहुत ही स्लो होता है। Whereas on the other hand, स्टूडियो अपार्टमेंट्स और 1 BHK जो छोटी प्रॉपर्टीज आपकी होती हैं, इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स, एनर्जी एंड टाइम वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नन होता है आपका। एकदम टू एक्सप्लेन दिस इन अ वेरी लेमन्स लैंग्वेज, एक फार्म हाउस आपको 3 स्टूडियो अपार्टमेंट जितना ही पैसा देता है, नॉट मोर देन दैट। बट एक स्टूडियो अपार्टमेंट को मेरे को मेंटेन करने में और मैनेज करने में 8 से 9 स्टूडियो अपार्टमेंट की मेहनत चली जाती है एक farm फार्म हाउस को सॉरी मैनेज करने में। सो दैट बीइंग सेड, व्हेन यू कैलकुलेट कि आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो और उस एफर्ट्स के कंपैरिजन में आप कितना पैसा कमा पा रहे हो, स्मॉलर प्रॉपर्टीज मेक्स मच मोर सेंस। एंड फॉर ऑल द पीपल हु आर लाइक जो 9 to 5 अपना कर रहे हैं, उनको साइट में ये काम करना है, स्मॉलर प्रॉपर्टीज वुड मेक मच मोर सेंस बिकॉज आपको अपना इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स एंड एनर्जी, सी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी ऑब्वियसली बात आपका कम लगेगा, बट इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ एफर्ट्स एंड एनर्जी विल ऑलमोस्ट ऑलवेज बी नेग्लिजिबल के बराबर ही। ओके। सो ये फायदा होता है। एंड देन सेकंड फायदा इज टर्म्स ऑफ ऑक्यूपेंसी। बड़ी प्रॉपर्टीज की ऑक्यूपेंसी और हार्डली ऑपरेटिंग एट एन ऑक्यूपेंसी ऑफ मैक्सिमम 30 to 50% इन एंटायर मंथ। अब उनके भले ही एवरेज टिकट साइज और एवरेज डेली रेट ज़्यादा होते हैं तो वो प्रॉफिटेबल कम ही ऑक्यूपेंसी में हो जाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको अपनी प्रोफाइल भी स्ट्रांग बनानी है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी भी स्टार्टिंग में अपनी मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी होगी उतना ही ज़्यादा आप ऊपर रैंक करोगे। छोटी प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाओगे, आपकी वही जो बड़ी प्रॉपर्टीज़ 11, 12, 13 दिनों की ऑक्यूपेंसी पे ऑपरेट करती हैं, छोटी प्रॉपर्टीज़ आपकी 21 से लेके 25, 26 दिनों तक ऑक्यूपेंसी पे ऑपरेट करती हैं। यू विल हैव मच मोर चांसेस ऑफ गैदरिंग 5-star रिव्यूज़, मोर ऑनलाइन ऑक्यूपेंसी व्हेन यू कंपेयर इट विद बिगर प्रॉपर्टीज़, गिविंग यू मच मोर चांसेस टू रैंक हायर ऑन द फर्स्ट पेज। ओके, सो मतलब छोटी प्रॉपर्टी से चालू करना है, रैंकिंग वाइज भी, ऑक्यूपेंसी वाइज भी। ठीक है, ये Exactly. समझा मुझे आपका। तो आपने स्टूडियो से चालू किया। अब मुझे आपसे ये पूछना है, पहला स्टेप हुआ प्रॉपर्टी ढूंढना, दूसरा हमने एयरबीएनबी पे लिस्ट कर लिया, तो बुकिंग्स आने लगे, पेमेंट्स आने लगे। जब गेस्ट का चेक इन चेकआउट कौन मैनेज करता है और वो कैसे मैनेज होता है? यूजली मैंने सेल्फ चेक इन प्रोसेस फॉलो करता हूँ। मैं सेल्फ चेक इन प्रोसेस के लिए लॉक बॉक्स आता है, मैनुअल लॉक बॉक्स आता है, डेटा लॉक बॉक्स आता है, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट रहे। मैनुअल लॉक बॉक्स में क्या होता है, मैंने लॉक बॉक्स लगाया, प्रॉपर्टी की बाहर ही लगा दिया, फिर गेस्ट चाहे दोपहर में 2 बजे चेक इन करे, रात को 2 बजे चेक इन करे, मैं बस एयरबीएनबी पे जैसे उनकी बुकिंग कंफर्म आई, मैंने उनको चेक इन का कॉन्फर्मेशन मैसेज भेज दिया। उस मैसेज में सारी डिटेल्स होती हैं, लॉक बॉक्स का कोड, वाईफाई का डिटेल्स, केयर टेकर का कॉन्टैक्ट नंबर एंड ऑल दोज थिंग्स, कि फिर वो दोपहर में 2 बजे चेक इन करें कि रात को 2 बजे चेक इन करें, वो मैसेज देखेगा, लॉक बॉक्स का कोड खोल के लॉक बॉक्स खोलेगा, उसमें चाबी होगी, चाबी से ही कैन एंटर इनसाइड द प्रॉपर्टी। चेकआउट करते टाइम फिर वो चाबी वहाँ पे रख देगा। सो आई फॉलो द सेल्फ चेक इन वाला प्रोसेस। ओके ओके। और केयर टेकर उसकी पूरी क्लीनिंग वगैरह, चेकआउट के वक्त वो देख लेगा कि कुछ ब्रेकेज वगैरह, आप नहीं जाते हो चेकआउट के वक्त? नॉट रियली। केयर टेकर तो बहुत ही फैंसी टर्म हो गया है। केयर टेकर होते कौन है? अपने यहाँ इंडिया में वो छोटुओं का कंसेप्ट नहीं होता है, क्लीनर टाइप, जो भी लोग क्लीन कर पाए उसको, प्रॉपर्टी को एग्जैक्टली मेंटेन कर पाए। ऐसे ही किसी क्लीनर को पकड़ता हूँ, दैट्स द ओनली 1 person यू वुड नीड फॉर 1 स्मॉलर अपार्टमेंट। उसके अलावा क्योंकि ही विल टेक केयर ऑफ द क्लीनिंग पार्ट एंड द लॉन्ड्री पार्ट। उसके अलावा आपको क्या करना है, गेस्ट के साथ कोऑर्डिनेशन, क्वेरीज वगैरह हैंडल करनी, दैट इज समथिंग दैट ओनली यू कैन डू। अच्छा, तो आपका जो पहला प्रॉपर्टी था वो कितने टाइम तक आपने रखा, जिसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी लॉन्च करा? ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने तक के बाद ही, क्योंकि ऑब्वियसली एज द सेइंग गोज, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। सो जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे पे पैसा ही नहीं था 2 प्रॉपर्टीज़ का, तो मेरे पे एक ही प्रॉपर्टी का पैसा था। फिर मैंने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करके जोड़ के फिर आई स्टार्टेड री इन्वेस्टेड इनटू माय सेकंड प्रॉपर्टी। बट हाँ, पैसा जोड़ने में 2-2.5 महीने लग गए थे मेरे को। ओके ओके। तो आपने सेकंड प्रॉपर्टी 2-2.5 महीने के बाद चालू करी, वो कौन सी थी? स्टूडियो थी वो भी? स्टूडियो अपार्टमेंट इन द सेम लोकेलिटी, क्योंकि फिर मैंने देखा सेम सोसाइटी में ही यही लोकेशन मेरी इतनी प्रॉफिटेबल है, तो मैं
अलग अलग वो क्यों, अलग अलग लोकेशंस पे क्यों जाऊं या अलग अलग वो क्यों करूं. सो आई डिसाइडेड टू डबल डाउन ऑन द सेम सोसाइटी. अगर वही सोसाइटी प्रॉफिटेबल है ना, वाई गो टू डिफरेंट प्लेस. दूसरा केयर टेकर हैंडल करूँ, हायर करूँ, अलग अलग केयर टेकर से बात करूँ. एक ही सोसाइटी में होगा तो एक ही केयर टेकर मेरी दोनों प्रॉपर्टी मैनेज कर लेगा. एंड देन सेम सोसाइटी में सेम विसिनिटी में रहता है तो आपके ऑपरेशनल कॉस्ट जो होते हैं थोड़ा आप उनको स्ट्रीमलाइन कर पाते हो. हाँ, मतलब एक ही केयर टेकर हो सकता है, दो को मैनेज कर ले। एग्जैक्टली. ओके, तो सेकंड प्रॉपर्टी आपने लॉन्च कर दी, उसके बाद जो जॉब छोड़ा आपने, वो कब छोड़ा? सो सेकंड प्रॉपर्टी लॉन्च करने के बाद सेकंड प्रॉपर्टी इस्टेब्लिश करने का जो मैंने आपको बताया 1.5-2 महीने लगते हैं. फिर जब मेरी सेकंड प्रॉपर्टी अप एंड रनिंग हो गई थी, उसकी प्रोफाइल बन गई थी, मैं देख रहा था कि भाई पहली प्रॉपर्टी का भी 4-5 महीनों से अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, दूसरी प्रॉपर्टी भी सेट हो गई है. फिर आई डिसाइडेड कि चलो अब जितना ही पैसा आ रहा है तीसरी चौथी प्रॉपर्टी में स्टार्ट करते हैं. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू क्विट माई जॉब. कि तीन चार प्रॉपर्टीज फिर जॉब के साथ मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता. सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि भाई अब ओखले में सर दे दिया है तो फिर अब करते ही है भाई. सो दैट्स व्हेन आई क्विट माय जॉब. ओके, और अभी आपके पास टोटल 11 प्रॉपर्टीज हैं। एग्जैक्टली. 11 प्रॉपर्टीज का क्या ब्रेकअप होगा कार्तिक? मतलब कितनी स्टूडियो हैं, कितनी बड़े प्रॉपर्टीज भी हैं क्या अभी? यस. सो 9 स्टूडियो अपार्टमेंट है, एक 3 BHK है और एक फार्म हाउस है. ओके, मतलब मेनली स्टूडियो ही है। फार्म हाउस कहाँ पे लिया है आपने? अम्माने सर. वो कैसा चल रहा है? प्रीटी गुड, बट अगेन वही सीजनैलिटी वाला गेम होता है उसका. उसमें सीजनैलिटी होता है। ओके Yep. ओके, किस सीजन में लोग आते हैं फार्म हाउस पे? सी अब सीजनैलिटी आपका साल वाला सीजनैलिटी नहीं, ये आपका ये बहुत ही माइक्रो सीजन पे काम करते हैं. ये सीजन आपके वीकेंडिश वाले सीजन अच्छा, होते हैं. ओके, आई लाइक सी यू व्हाट यू गेट मीन। वीकेंडिश बुकिंग्स, नॉट Okay. कि आपको जनवरी में भी उतनी बुकिंग्स आएंगी, जुलाई में भी उतनी बुकिंग्स आएंगी, दिसंबर में भी आएंगी. महीने आपके कांस्टेंट रहते हैं, बट महीनों में फिर आपकी वो वीकेंड हैवी बुकिंग्स होती हैं फार्म हाउसेस वगैरह में. ठीक सो है, यूजुअली अराउंड फ्राइडे सैटरडे संडे वही उसी टाइम बुकड रहते हैं. ठीक है। तो अब 11 प्रॉपर्टीज आपकी हो गई। यस. अब आगे क्या करोगे? इसको और स्केल करना है आपने? वो एग्जैक्टली क्यों नहीं भाई, अभी तो 18 महीने हुए हैं. जी वी आर प्लानिंग टू, मेरा विजन है कि भाई 100 प्रॉपर्टीज पे पहुंचना है. हम्म, बट एट दिस मोमेंट अगेन हैप हैजर्डली स्केल नहीं कर रहे हैं. अभी मैं 11 प्रॉपर्टीज ऑलरेडी, मैं 7-8 महीने पहले ही मैंने 11 प्रॉपर्टीज खोल रही थी. बट एट द मोमेंट उनकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना, बिकॉज विद टाइम आपकी हर प्रॉपर्टी का क्वालिटी डिटोरिएट होता है, वेयर एंड टेयर आता है. तो मेक श्योर कि आप लाइक एट दिस मोमेंट आई एम फोकसिंग मोर ऑन क्वालिटी इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी. हम्म, ठीक है. 11 प्रॉपर्टीज को पहले अब मैं ढंग से इस्टेब्लिश कर लूँ, उनकी क्वालिटी वगैरह को ढंग से मेंटेन करके रखूँ, एंड देन वील अभी पाइपलाइन में भी वी हैव अ कपल ऑफ मोर प्रॉपर्टीज दैट विल वी आर होपिंग टू लॉन्च सून. वन इन वृंदावन, वन इन दुबई, बट अभी वही पाइपलाइन में है. ओके। और इसमें फैमिली इन्वॉल्व है आपके साथ, हेल्प करती है आपकी, या आप खुद ही अपना ही मैनेज कर रहे हो सब कुछ? नहीं नहीं, एवरीथिंग. मतलब माई फैमिली इज रियली हेल्पफुल. गॉड हैज़ बीन काइंड इन दिस रिगार्ड्स. बिकॉज सी अब या तो मेरे को खुद मैनेज करना या मेरे को प्रॉपर्टी मैनेजर रखना होता. मैं बहुत कंजूस हूँ, मैं नहीं रखूंगा प्रॉपर्टी मैनेजर. ओके, सो 11 प्रॉपर्टीज में कभी एक प्रॉपर्टी में मैं, मेरे पार्टनर, मेरे फादर, मेरी बहन सब एज अ को होस्ट ऐड हैं. सो अगर कोई क्वेरी आ रही है, जैसे अभी एट दिस मोमेंट मैं आपके साथ पॉडकास्ट में शूट कर रहा हूँ, कोई क्वेरी आ रही होगी तो वो हो सकता है पापा हैंडल कर रहे हैं या मेरी बहन देख रही हो. सो हम सब ने प्रॉपर्टीज में बांट के एक दूसरे को को होस्ट डाल दिया है. वो बिजी होते हैं तो मैं हैंडल कर लेता हूँ, मैं बिजी होता हूँ तो वो हैंडल कर लेते हैं. बढ़िया बढ़िया। सिंपल. कार्तिक, इसमें रिस्क क्या है? फंस कहाँ सकते हैं इस बिजनेस में? फंस ये सकते हैं कि अगर आपने किसी सोसाइटी में स्टार्ट किया, वो सोसाइटी 2 महीने बाद बंद हो गई फॉर एनी XYZ रीजन, या सोसाइटी वाले ने मना कर दिया कि भाई यहाँ पे BNB नहीं चल सकते हैं, या किसी ओनर ने 3-4-5 महीने मतलब 5-6 मंथ्स डाउन द रोड एकदम से उसका दिमाग घूमा और उसने बोल दिया नहीं मेरी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए. सो ऑल दोज थिंग्स. अभी इंडिया में बिजनेस बहुत ही अनरेगुलेटेड चल रहा है. कितना चल पाएगा 6 महीने साल भर, कभी ना कभी तो कुछ तो रेगुलेशंस आएंगी. तो वो रेगुलेशंस कैसे आएंगी, उसमें फिर कौन इफेक्ट होगा कौन इफेक्ट नहीं होगा. सो वो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं. बट एट दिस मोमेंट लीगैलिटीज उसी सेंस में आती है कि आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, बट या तो फिर वो आपकी लोकेशन प्रॉफिटेबल नहीं हुई, या सोसाइटी में कुछ पंगा हो गया, या ओनर के साथ पंगा हो गया. सोसाइटी एंड ओनर के पंगे को मिटिगेट करने के लिए मैं मेक श्योर करता हूँ कि भाई ब्रोकर जो भी है वो पहले से ही अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस करके रखे. वो जो भी प्रॉपर्टी मेरे को देख रहा है वो कायदे की प्रॉपर्टी रखे. बाकी जो रेगुलेशंस वाला वो रिस्क है वो तो हम भाई वो तो अगर कभी कुछ होगा तो हमको फिर सबको वी हैव टू गो थ्रू दिस, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते. एक इसमें ये भी तो रिस्क है ना कि ऑक्यूपेंसी अगर आपकी नहीं आई शुरू में, तो फिर आपको वो रेंट अपनी जेब से भरना है. यूजुअली क्या होता है, सिंस आई एम मोर, मैं बहुत ही ज़्यादा छोटी प्रॉपर्टीज़ की तरफ फोकस्ड हूँ. छोटी प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, आपका जो 70-80% क्लाइंटेल होता है वो
कपल्स होते हैं, एंड किसी भी मेट्रो सिटीज़ में और टियर 1 सिटीज़ में कपल्स की कोई कमी नहीं होती है, लाइक देयर आर प्लेथोरा ऑफ देम। एंड वो जो पूरा मार्केट सेगमेंट है कपल्स वाला, उसमें एट दिस मोमेंट एयरबीएनबी को और कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। आज से 3-4 साल 5-5 साल पहले तक ओयो हुआ करता था। आज के टाइम पे लोगों को ओयो बोलने में शर्म आती है, लेट अलोन बुक कराना। सो दिस एंटायर लोकल कपल्स वाला क्लाइंटेल दैट वी हैव, दैट बेसिकली इसमें ना बहुत ही डिसप्रपोर्शनेट गैप है डिमांड और सप्लाई के बीच में। अच्छा। सो बुरे से बुरा स्टूडियो अपार्टमेंट, आई हैव नेवर सीन अ स्टूडियो अपार्टमेंट इन अ मेट्रो सिटी ऑपरेटिंग एट एन ऑक्यूपेंसी ऑफ लेस देन 13 to 14 days। आप ही मान के चलो फ्राइडे सैटरडे संडे गिन के 3 दिन ऐसे होते हैं कि आपको बुकिंग आनी ही आनी है। अगर आपका स्टूडियो अपार्टमेंट है 1 BHK है, आएंगे ही आएंगे। महीने में 4 फ्राइडे आते हैं, 4 सैटरडे आते हैं, 4 संडे आते हैं। ये 12 दिन आपने मान के चलो कि आपकी ये कन्फर्म बुकिंग है। उसके अलावा बचे हुए 18 दिनों में कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बहुत ही बुरा ऑपरेट कर रही है, उसके रेटिंग्स एंड रिव्यूज भी बुरे हैं, उसको भी बचे हुए 18 दिनों में से 2-3-4 दिनों की भूले भटके बुकिंग्स आ ही जाती हैं। हेल द इंटायर मेक और ब्रेक ऑफ दिस बिजनेस मॉडल लाइज कि हम अपनी ऑक्यूपेंसी को 14-15 दिनों 16 दिनों से लेके 28-29 दिनों तक कैसे लेके जा पाए। दैट इज द इंटायर मेक और ब्रेक ऑफ दिस बिजनेस मॉडल। ठीक है, बड़ा ही अद्भुत है कार्तिक ये बिजनेस। मतलब आपने बहुत ही डिटेल में समझाया है कि कैसे आप मतलब बिना प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करे हुए, बिना प्रॉपर्टीज को ओन किए हुए आप किसी और से रेंट पे लेके और किसी और को दे रहे हैं, और बीच में आप वैल्यू एडेड सर्विसेज दे रहे हैं, रिस्क Yep, भी ले रहे हैं कि exactly. कल को अगर ओनर को आपको ही पे करना है Yes. रेंट से। तो ये बिजनेस मॉडल शायद उन जगहों पे काम ना करे जहाँ पे डिपॉजिट जो है बहुत ज़्यादा है या एडवांस ज़्यादा है, जैसे बैंगलोर में 10 महीने का डिपॉजिट ले लेते हैं, पहले 10 महीने का रेंट पहले आपको डिपॉजिट देना पड़ता है। डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी टाइप एज वेल, बिकॉज मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने अभी बैंगलोर में रिसेंटली स्टार्ट किया है। उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ी। यूजुअली अगर आप बड़ी प्रॉपर्टीज़ में जाते हो तो बड़ी प्रॉपर्टीज़ में आपको 6 महीने का 10 महीने का डिपॉजिट देना पड़ता है। बट बैंगलोर में भी बहुत सारे माइक्रो पॉकेट्स हैं, जैसा आपका HSR, वाइटफील्ड, इंदिरा नगर, कोरामंगलम। यहाँ पे अगर और ये प्रूवन माइक्रो पॉकेट्स हैं एयरबीएनबी के लिए, वहाँ पे बहुत सारे एयरबीएनबी चल रहे हैं। ऐसी किसी जगह में अगर आप छोटी प्रॉपर्टी देखोगे तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाएगी जिसमें से आप सिमिलर वही 3 से 4 महीने के डिपॉजिट पे अपना काम स्टार्ट कर पाओगे। कार्तिक, ये पूरा बिजनेस मैनेज करने में कितना समय कितना जाता है एक इंसान का? मोटा मोटा आपको मैं बताऊं, इस पूरे बिजनेस को आप 2 भाग में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट फेज इज प्रॉपर्टी ढूंढना। आप जब रिसर्च वर्क चालू करते हो, प्रॉपर्टी ढूंढते हो, फाइनलाइज करते हो, शॉर्टलिस्ट करते हो, ऑल दोज बेसिक थिंग्स, उसमें मोटा मोटा आपका भाई रिसर्च करना स्टार्ट करोगे तो महीना 1.25 महीने लग जाता है प्रॉपर्टी ढूंढने में। एंड वो जो फेज 1 होता है वो होता है आपका मोस्टली ग्राउंड वर्क। आपको प्रॉपर्टी जानना पड़ेगा, विजिट करनी पड़ेगी। एक बार आपने प्रॉपर्टी ढूंढ ली, फाइनलाइज कर ली, एयरबीएनबी पे लिस्ट कर दी, फिर चालू होता है आपका फेज 2। वो होता है आपका ऑलमोस्ट एंटायरिटी ऑफ द बिजनेस फेज 2 ही होता है, विच इज़ ऑलमोस्ट ऑनलाइन एंड रिमोट वर्क। फिर आपका पूरे दिन में काम जाता है मुश्किल से मुश्किल आई गेस 15-20 मिनट 30 मिनट पूरे दिन में। बिकॉज एक बार आप ऑनलाइन चले गए देन इट इज़ ऑल अबाउट केयर टेकर से कोऑर्डिनेशन, गेस्ट के साथ कोऑर्डिनेशन। एक बार गेस्ट ने चेक इन कर दिया, फिर वो अपने स्टे में मस्त है, आप अपनी दुनिया में मस्त हो, फिर उनको उनके चेकआउट तक उनको आपसे कोई मतलब नहीं होता है। सो एक प्रॉपर्टी पे, एक छोटी प्रॉपर्टी पे आई गेस इट हार्डली टेक्स अराउंड 15-20-30 मिनट्स इन अ डे। प्रॉपर्टी सर्च और लिस्ट होने के बाद, लेकिन एग्जैक्टली। लिस्टिंग और प्रॉपर्टी सर्च करने में काफी टाइम ग्राउंड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। प्रॉपर्टी देखने जाओगे, विजिट करोगे, हम्म। शॉर्टलिस्ट करोगे, उस चीज़ में आपको ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। और एक और क्वेश्चन था मेरे इसमें कि एयरबीएनबी एक प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा भी आप और कोई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते हो प्रॉपर्टीज को? Yes, I use multiple other platforms like Make My Trip भी there's see Airbnb तो केवल एक कंपनी है। इस एक्चुअल बिजनेस मॉडल का नाम है शॉर्ट टर्म रेंटल आर्बिट्राज मॉडल। अब उसमें यू कैन लिस्ट ऑन मल्टीपल कंपनीज। Airbnb आपकी प्राइमरीली एक कंपनी हो गई, फिर देयर आर मल्टीपल अदर कंपनीज लाइक Booking.com, Make My Trip, all these websites, and then so you can use Booking.com, Make My Trip website like this, and then you can also use Instagram to promote your property। आप वहाँ पे एड्स रन करके वहाँ से भी बहुत सारे ऑफलाइन क्लाइंटेल दे सकते हो। आपको सबसे ज्यादा बिजनेस कहाँ से आ रहा है अभी? Airbnb, 60-70% of my entire business comes from Airbnb application itself. और बाकी? Remaining 10% Make My Trip, and then remaining 10-20% from Instagram. ओके, इंस्टाग्राम से भी आ रहा है? Yes, इंस्टाग्राम पे एड्स रन करने पड़ते हैं? exactly. रील्स आपने रन करी, उसके आपने एड्स रन कर दिया। मेरी प्रॉपर्टी मान लो कोई एक नोएडा में है, नोएडा वाले ही एरिया में मैंने अपने एड्स रन कर दिए। फिर पीपल स्टार्ट आस्किंग मी कि भाई कहाँ है क्वेरी, कहाँ है ये, दे स्टार्ट सेंडिंग मी वेरियस क्वेरीज। आई हैंड वो कर देता हूँ। 10-15-20 लोगों ने भी मेरे को एक ऐड रन करने के बाद 20 लोगों ने भी पूछा, उसमें से 2 कंफर्म बुकिंग भी आ गई, तो मेरे ऐड का तो खर्चा निकल ही गया। बट वो जो मेरे 18 लोग हैं
वो ऐसा नहीं कि वो उन्होंने बुकिंग नहीं कराई, वो मेरे फ्यूचर ऑफलाइन क्लाइंट्स बन गए हैं। अब उन 18 में से आगे हो सकता है अभी 1 महीने में ना आए, 2 महीने में, बट हो सकता है अगले 6 महीने में उन 18 में से 5-6 जने आ जाए। ठीक है। सो दैट्स हाउ यू क्रिएट योर ऑफलाइन क्लाइंटेल एज वेल थ्रू इंस्टाग्राम एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। तो अब आपकी 11 प्रॉपर्टीज में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी कौन सी है अभी? स्टूडियो अपार्टमेंट, सी स्टूडियो नॉकिन और अपार्टमेंट्स, स्टूडियो अपार्टमेंट हाँ, सारे प्रॉफिटेबल हैं? ऑल यस, सारे प्रॉफिटेबल है, रेंज करते हैं। अब जो मेरा बजट वाला स्टूडियो अपार्टमेंट है, सिंस उसका रेंट ही मेरा महीने का 30,000 रुपये है, तो वो मेरे को 20-21-22 हज़ार रुपये प्रॉफिट देता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब जो 50,000 वाली मेरी प्रॉपर्टी है, वो मेरे को 35 से 40 हज़ार रुपये प्रॉफिट देती है। सो डिपेंडिंग कि आपका कितना रेंट है, उस हिसाब से आप अपना एवरेज डेली रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। उस हिसाब से फिर आपके प्रॉफिट मार्जिन वगैरह एंड ऑल दोज थिंग्स इफेक्ट्स। ओके। कार्तिक, मतलब काफ़ी इंस्पिरेशनल लगा मुझे कि आप 27-26 साल की एज में आपने चालू किया और अपने लिए एक ऐसा बिजनेस बनाया जो अभी छोटा लगता होगा लोगों को, बट मुझे लगता है 3-4 लाख रुपए पर मंथ नेट प्रॉफिट कमाना छोटा नहीं है किसी भी एंगल से। मतलब आजकल जॉब्स में इतने पैसे हर किसी को नहीं मिल रहे हैं, Yes. अगर हम देखेंगे तो काफ़ी आपने अच्छा बिजनेस खड़ा किया अपने लिए, और मैं ये आशा करता हूँ और आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ कि ये बिजनेस आपका बहुत अच्छे से स्केल करे और आप जिस एनर्जी और मेहनत के साथ लगे हुए हैं वो लगे रहें। क्योंकि मेरा एम यहाँ पे लोगों को ये बताना था कि कई बार हम लोग एक जॉब की एक रेस में अटक से जाते हैं, तो Yes. आप जैसे लोगों को यहाँ पर मैं लेके आऊँ और ये बताऊँ लोगों को कि बहुत सारे बिजनेस के ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में बेटर करना चाहते हैं, फाइनेंशियली है, Yep. और अपने लिए खुद कुछ खड़ा करना चाहते हैं, तो नथिंग लाइक इट। यू हैव टू, एट द एंड ऑफ द डे आपको एक लीप ऑफ फेथ लेनी ही पड़ेगी, एंड होप्स इज ऑलवेज बेटर देन अ व्हाट इफ। आप 10 लीप लोगे, हो सकता है 8 में इट डजंट वर्क आउट, बट जो 2 आपकी वर्कआउट करेंगी वो बाकी के 8 को कॉम्पनसेट कर जाएगी। दैट्स द फिलोसफी दैट आई हैव ऑलवेज वर्क थ्रू माई लाइफ। ब्रिलियंट। कार्तिक, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। प्लेजर इज ऑल माइन, राहुल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। थैंक यू।